हेलो बच्चों, मैं शारदा थानवी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th में क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ 4 आत्मकथ्य पद्य भाग का पाठ है। बच्चों, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कविता, उनका जो जीवन स्वयं का जीवन था, वो उसमें जो परिस्थितियाँ थी, विषम परिस्थितियाँ थी, क्षणिक था जीवन। उनकी पत्नी का भी जल्दी देहांत हो गया, उनका स्वयं का खुद का देहांत भी बहुत जल्दी हुआ। इन चीज़ों से जो उन्होंने कुछ महसूस किया, कुछ अनुभव किया, उसी को इन्होंने अपनी कविता में ढाला। तो इस कविता के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज स्पष्ट भाषा में मैं आपको करवा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी परीक्षा के संबंधित तैयारी हो सके। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास में प्रश्न आता है वह है, कवि आत्मकथा लिखने से बचना क्यों चाहता है। कवि स्वयं कहता है कि उसके जीवन की कोई ऐसी महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। वह अच्छी तरह से जानता है कि अभावों से भरी जिंदगी का चित्रण करने में उपहास ही होता है। कि अभावों से भरी अगर जिंदगी का कोई चित्रण किया जाए जिसमें केवल कमी ही कमी हो, अभाव ही अभाव हो, ऐसे जीवन का जब चित्रण किया जाता है तो केवल लोगों के हंसी का पात्र बना जाता है, उपहास ही होता है। इसलिए वह अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख कर अपना उपहास कराना नहीं चाहता। कवि का यह भी मानना है कि आत्मकथा का वर्णन सुप्त पीड़ाओं को पुनः जीवंत कर स्वयं को पीड़ित करना है। सुप्त मतलब सो चुके जो दुख दर्द हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको वापस जीवंत करना, यानी कि उनको वापस पुनः जीवित करना और स्वयं को पीड़ा देना ही है आत्मकथा लिखना। इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता, अतः वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? जब आत्मकथा सुनाने के लिए लोग कहते हैं उसको कि भाई आप अपनी आत्मकथा तो सुनाइए, तो वो कहता है अभी समय भी नहीं। तो ये क्यों कहा गया है, इस पंक्ति का अर्थ बताना है। देखिए, कवि आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं मानता। वो कहता है कि अभी आत्मकथा लिखने का मेरा उचित समय नहीं आया है, क्योंकि अभी तक के उसके जीवन में कोई महानता है ही नहीं, क्योंकि अभी उसने कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसके उल्लेख से लोगों को कोई प्रेरणा मिले। कवि कहता है कि मेरे हृदय में अनेक व्यथा कथाएं सुस्त पड़ी हुई हैं, यानी कि मेरे जो हृदय है, जो मन है मेरे, उसके अंदर बहुत सी पीड़ाएं हैं, बहुत सी व्यथाएं हैं, बहुत सी दुख हैं जो अभी सुस्त पड़े हैं, यानी कि सुप्त अवस्था में पड़े हैं, जिससे मैं शांत चित्त हूँ। अभी मैं बहुत शांत चित्त हूँ, मैं उनको पुनः जगाना नहीं चाहता, उन्हें पुनः स्मरण कर जीवन को व्यथित नहीं करना चाहता। मैं उन व्यथाओं को, उन अभावों को वापस पुनः जागृत करके अपने जीवन को व्यथित नहीं करना चाहता हूँ। साथ ही कवि अपनी दुर्बलताओं और प्रेम के क्षणों को सबके सम्मुख प्रकट भी नहीं करना चाहता है। ऐसा करना उसे उचित नहीं लगता है, इसलिए उसने कहा है अभी समय भी नहीं। तीसरा प्रश्न है, देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने का कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, कवि अपने बीते हुए कष्टों के थपेड़ों से आहत है, निराश है। उसकी स्थिति थके हुए पथिक की तरह है जिसका आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया हो, किंतु वह जीना चाहता है। उसका पाथेय का उपभोग कर उत्साहित होता है। कवि के जीने का आधार मात्र स्मृतियां हैं जिन्हें वह संजोए रखना चाहता है। निराशामय स्थितियों से निकलने के लिए स्मृति ही उसका पाथेय है, यानी कि उसके लिए जो है स्मृतियां, जो बीते हुए जीवन की स्मृतियां हैं, ये जो यादें हैं, वही उसका वास्तव में जीवन का मूल है कि उन्हीं को देख करके, उन्हीं को संजो करके वो आगे जीवन में बढ़ना चाहता है। अब देखिए, भाव स्पष्ट करना है, चौथा क्वेश्चन है जो आपके पास में, वो हम करेंगे। चौथा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। दो दे रखे हैं आपके पास में पद्य भाग में से। मिला कहाँ है सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, इसका आशय स्पष्ट करना यानी कि अर्थ स्पष्ट करना। कवि ने अपने जीवन की अनुभूति को स्पष्ट किया है कि सुख उसके जीवन के लिए प्रवंचना मात्र बन करके रह गया। होते ना लुका छिपी का खेल, कि सुख आने की आहट जरूर देता है लेकिन आता नहीं है, वो है वह सुख की कल्पना करते ही रह गए और सुख उसके जीवन में केवल झांकी दिखा करके चला गया कि भाई मैं आने वाला हूँ, ऐसा कवि को कल्पना होता है, प्रतीत होता है, लेकिन वो कभी सुख आता ही नहीं है। कब आया और कब चला गया उन्हें पता ही नहीं चला, यानी कि सुख के क्षण बहुत कम थे, क्षणिक थे, आया और छू करके चला गया। इस तरह कवि स्वप्न में ही सुख का अनुभव कर रहा था और आंख खुलते ही सुख विलीन हो गया।
ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए दूसरा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए, कवि अपनी प्रेयसी की मधुर स्मृतियों में, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, प्रेमिका की मधुर स्मृतियों में कि उसके साथ में जो उसके संयोग के जो क्षण थे, संयोग के मतलब उसके साथ में जो मिलन के क्षण थे, उनकी मधुर स्मृतियों को कवि बताते हुए कहता है कि कवि अपनी प्रेयसी की मधुर स्मृतियों में थोड़ी देर के लिए निमग्न हो जाता है, मतलब डूब जाता है, और अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी गालों की रक्तिम आभा, रक्तिम मतलब लाल रंग की, गुलाबी, गुलाबी आभा उषा काल में उदित होते हुए सूर्य की अरुणिमा के समान सुंदर थी। अपनी प्रेयसी के गाल उसको कैसे लगते थे? सूर्य के समान, जो प्रातः काल में जो सूर्य उदित होता है उसके समान प्रतीत होते थे, जिसकी छाया में उषा भी अनुराग से भर जाती थी, जिसके कपोलों की छाया से उषा भी मतलब प्रातः काल भी अनुराग से यानी कि प्रेम से भर जाता था। तो कवि ने इस प्रकार से अपने प्रेयसी की सुंदरता का चित्रण किया है। अब देखिए आपके पास में प्रश्न 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसका उत्तर देखिए। उक्त कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्रेयसी के साथ समय व्यतीत हुआ, यानी कि जो उसकी प्रेमिका के साथ समय व्यतीत हुआ, वह अतीत बन गया, भूतकाल बन गया। अतीत बन गया मतलब भूतकाल बन गया। वर्तमान में उसका आभास मात्र शेष है, वर्तमान में केवल उसकी स्मृतियां शेष हैं, उसके स्पर्श मात्र शेष है, उसके स्पर्श के अनुभव मात्र शेष है, प्रेयसी अब उसके पास में नहीं है, इसलिए सुखद क्षणों को अभिव्यक्त करना उसके लिए कठिन है। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में मधुर बातें करते हुए हंसता था, खिलखिलाता था, प्रेम प्रसंग में सुख का अनुभव करता था। उन क्षणों को शब्दों में पिरोकर सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं हो सकता। तो कवि कहता है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस माध्यम से कवि ये कहना चाहता है जो मैंने अपनी प्रेयसी के साथ में दिन व्यतीत किए थे, जो मधुर दिन व्यतीत किए थे, जिन मधुर दिनों को व्यतीत किया था, उन चीजों को अब मैं याद नहीं करना चाहता। तो ये आपके पास में हुआ प्रश्न 5 का उत्तर। 6 है जो बच्चों, देखिए आपके पास में छठा प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। जो काव्य भाषा की विशेषताएं हैं, काव्य कैसा है, काव्य की भाषा कैसी है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। देखिए आत्मकथा कविता में सौंदर्य की जो अद्भुत छटा विद्यमान है वह इस प्रकार से है। खड़ी बोली का परिष्कृत रूप, परिष्कृत मतलब सुधरा हुआ, परिमार्जित रूप, खड़ी बोली का परिष्कृत रूप लिया गया है। आत्मकथ्य जो कविता है उसमें आत्मकथ्य में तत्सम शब्दों की वर्षा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है जो भावों के अनुकूल है, जैसे कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास बोले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। ये उदाहरण दे रखा है। कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, जैसे प्रतीकात्मक शब्द देखिए कौन कौन से हैं। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो अपनी आप घनी, यहाँ मधु मन का प्रतीक है तो मुरझा कर गिरती हुई पत्तियां नश्वरता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए मधुप हो गया है जो मन का प्रतीक बता दिया गया, और मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका है, नश्वरता का। हर चीज नश्वर है, जो आया है वो जरूर जाएगा, इसका प्रतीक। तो यहाँ पर कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। फिर आता है तीसरा, कवि की आत्मकथ्य है कविता कोमलांगिनी है, कोमलांगिनी है तो इसकी प्रकृति उपादानों के प्रयोग से प्रेयसी की मनोरम झांकी जीवंत हो उठी है। जैसे कि देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इस प्रकार कविता में कमनीयता के दर्शन होते हैं। फिर चौथी जो आपका विशेषता बताएगा, देखिए आत्मकथ्य कविता में अलंकारों का सौंदर्य भी सहज ही आ गया है। मतलब कवि जरूरी नहीं है कि अलंकारों से कविता को क्लिष्ट बनाना चाहता था, लेकिन अलंकारों का सहज ही उपयोग हो गया है। निम्न अलंकार देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश, आलिंगन में आते आते दो एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास, जब एक ही वर्ण 2 बार या 2 से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास होता है। हंसने होने वाली, हंसते होने वाली, तो यहाँ पर ह आया है फिर ह आया है, इसलिए अनुप्रास आ गया। कौन कहानी यह अपनी, तो कौन कहानी में कब आया है फिर वापस क की आवृत्ति हुई, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास हो गया। मेरी मौन व्यथा, मेरी मौन व्यथा, मेरी में म आया फिर मौन में म आया, इसलिए म वर्ण की आवृत्ति के कारण से यहाँ पर अनुप्रास हो गया। अब आता है मानवीकरण। मानवीकरण में देखिए, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं,
सरल स्वभाव, मानवीय स्वभाव है, मानव का स्वभाव है सरल स्वभाव, स्वभाव से तुलना की गई, मानव स्वभाव से तुलना की गई, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, व्यथा को कहा गया है थकी हुई है, सोई हुई है, तो उसका भी मानव की प्रकृति से ही जब उसका किया जाता है, उसका मैं कहूंगी कि मानव के व्यवहार से ही उसका तुलना की जाएगी, तो वहां पर मानवीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पर व्यथा का जो मानवीकरण किया गया है, थकी हुई है, सोई हुई है, जैसे मानव व्यापार करता है ना वैसे की वैसी, तो यहाँ पर आया मानवीकरण अलंकार। फिर आता है, देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है, तो इसका उत्तर है कवि ने की प्रेषित सुंदर स्वप्न सुंदरी थी, सुंदरता की जीवंत प्रतिमा थी, ऐसी अनुपमा सुंदरी प्रेषित स्वप्न में आलिंगन का आभास कराकर सुख की क्षणिक मुस्कुराहट बिखेर कर जीवन से दूर हो गई, उसकी सुख कल्पना अधूरी रह गई, उस सुख के प्राप्त करने की छटपटाहट को कवि गोपनीय नहीं रख सका और आत्मकथ्य कविता में इस प्रकार फूट पड़ी, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल, बहुत ही स्पष्ट भाषा में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।